हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। तो कल हमने एच यू एफ ज्वाइंट एंड फैमिली पर काफी चर्चा कर ली थी, एडवांटेजेस तक पढ़ चुके थे बेटा। आज चर्चा करनी है लिमिटेशन पर और लास्ट टॉपिक शो करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और अब चैप्टर खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसा हो सकता है बेटा कल से केस स्टडी शुरू कर, ठीक है बेटा। जो आपका मिडल पेपर था जिसमें आपने बेटा अभी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बेटा फीचर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे होंगे, वो अब उस पेपर को एक्सटेंड करने का टाइम आ गया। यानी कि बेटा आगे आप क्या करोगे, कंपनी की सारी हेडिंग, एचयूएफ की सारी हेडिंग और बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी की सारी हेडिंग उस पेपर पे कल सारे उससे लिख के आएंगे। यानी कि पांचों टॉपिक के बेटा मेरे को फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेज चाहिए। इसके अलावा बाबू पार्टनरशिप में बेटा 6 तरीके के पार्टनर, 250 पार्टनर भी उस पेपर पे चाहिए, 250 पार्टनरशिप भी उस पेपर पे चाहिए। ठीक है ना जी। 4 तरीके की पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। 4 तरीके की पार्टनरशिप, 6 तरीके टाइप्स ऑफ पार्टनर, बाकी मिडल पेपर में बस मैथमेटिक्स करूंगा वो आपसे एडवांस बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं परसों केस स्टडी शुरू कर सकूं। याद रखना केस स्टडी हो सकती है। चलो क्या सामने देखते हैं बेटा। बाबू एचयूएफ की लिमिटेशन पर था, मैं 2 मिनट लगाते हैं। एचयूएफ की लिमिटेशन पहले ही खत्म करते हैं। बाबू एचयूएफ की पहली लिमिटेशन लिखी हुई है लिमिटेड रिसोर्सेज। बेटा याद करो कंपनी वाला टॉपिक, याद करो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप, सारी बातें बेटा बिल्कुल याद आ जाएंगी अच्छे से। क्या लिमिटेड रिसोर्सेज सर एज कंपेयर्ड टू अ कंपनी, एक फैमिली जो पैसा एक प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट कर सकती है, मैंने नहीं चुप हो जाओ पढ़ाने हम बाबू, एक फैमिली जो पैसा कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्या बेटा कंपेयर कर सकते हो उसमें कंपनी के साथ? अनलिमिटेड लोग मेंबर होते हैं। कल आप सबने मुझसे पब्लिक कंपनी पढ़ी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर वहां पर कितने होते हैं? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में 14 लाख मेंबर हैं, जहां 14 लाख शेयर होल्डर हैं, 14 लाख लोग जो पैसा ले आएंगे उसको आप एक एचयूएफ के पैसे से कंपेयर कर रहे हो, एक फैमिली के एसेट्स और प्रॉपर्टी से कंपेयर कर रहे हो, सर कभी बराबर हो सकता है? बेटा एज कंपेयर टू अ कंपनी, एक जॉइंट हिंदू फैमिली के पास, एक फैमिली के पास जितना पैसा होगा वो लिमिटेड ही होगा। वो कभी हो सकता है बेटा कंपनी के जितना हो ही नहीं सकता। तो बेटा बड़ी लिमिटेड से अमाउंट के रिसोर्सेज होते हैं फैमिली के पास। आगे बढ़ाएं बात को। तो सेकंड हेडिंग है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, पढ़ाना नहीं है, कल समझा चुका हूं। कर्ता का घर बार बिक सकता है, बाकी सभी को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है जी। बहु थर्ड हेडिंग डोमिनेंस ऑफ कर्ता, सिंपल हेडिंग आसान है। बहु कहता है कर्ता ना डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है। सर हमेशा ही होता है, आपको ही पता है क्यों। सर एक फैमिली के पास जितना भी पैसा है, जितना भी रिसोर्सेज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी सबकी डिसीजन मेकिंग हमेशा एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली के हाथ में रहती है, विच इज नोन एज कर्ता। अगर कर्ता सारे डिसीजन मेकिंग कर रहा है, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी एसेट उस फैमिली के पास है, उस सबकी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो आप समझ सकते हो बेटा डोमिनेटिंग पोजीशन में तो है ही ना। सारे मेंबर उसकी सुनते होंगे कि नहीं सुनते होंगे, चाहे मजबूरी में सुनते तो हों। और कई बार बेटा यही डोमिनेटिंग पोजीशन ना लड़ाई झगड़े का कारण बन जाती है, फैमिली के ब्रेकडाउन का भी कारण बन जाती है। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है ना, वो न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाती है इसी चक्करों में। समझ में आ गया बात? और मैं आपको एक बात बड़े प्रैक्टिकल वर्ड से भी बता दूं जो जरूरी है आपके लिए जानना। बाबू आप अक्सर देखते होंगे अपनी फैमिली में किसी ना किसी को डोमिनेट होता हुआ, ठीक है ना। अच्छा क्या बताओ, ज्यादातर फैमिलीज में बेटा फादर डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं कि नहीं?
लोग डोमिनेटिंग पोजीशन में, देख लेना आप, जो सबसे ज्यादा अर्निंग मेंबर होगा आपकी फैमिली में वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा। देख लेना, जिन फैमिलीज में बेटा मदर अर्निंग मेंबर है, बहुत कमाती है, फादर से भी ज्यादा कमाती है, वहां देख लेना डोमिनेटिंग पोजीशन किसकी, ठीक है ना। कर्ता हमेशा ही डोमिनेटिंग पोजीशन में है, क्योंकि बेटा अगर फैमिली के पास 1 करोड़ रुपए की एसेट्स है ना, 1 करोड़ का डिसीजन मेकिंग करता क्या है, सारे के सारे पैसों का डिसीजन निकला देता है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कहाँ पर अकाउंट खोलना है, किस बैंक में खोलना है, कितनी एफडी करानी है, कहाँ इन्वेस्ट, सब कुछ उसके हाथ में। कैसे नहीं होगा डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेट करता होगा कि नहीं करता होगा, बिल्कुल करता होगा। और कई बार डिसीजन दूसरे फैक्टर को बर्डन लगते होंगे या नहीं लगते होंगे, जब बर्डन लगते होंगे तो फैमिली टूट भी जाती है, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, ओके। आगे बढ़ाएं आपको, तो एक बार एक हेडिंग पढ़ लो आप, डोमिनेंस ऑफ कर्ता, फटाफट से हेडिंग पढ़ना। फटाफट से हेडिंग पढ़ना बेटा। लास्ट हेडिंग लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, सेम हेडिंग आई थी बेटा, सोल राइडरशिप की भी लिमिटेशन याद आ जानी चाहिए। इधर देखना, सर करता है भगवान ही है, किसी फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर है, भगवान तो नहीं है, सारे मैनेजमेंट के स्किल्स होंगे उसके अंदर, एक आदमी के अंदर सारे मैनेजमेंट के स्किल्स। बाबू बिजनेस में एन नंबर ऑफ फंक्शन मैनेज करने पड़ते हैं, यू हैव टू मैनेज द परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल। एक आदमी भैया क्या कर सकता है, बहुत पढ़ लिख जाओगे तो 2 फंक्शन मैनेज कर लोगे, उससे भी ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो 3 फंक्शन मैनेज कर लोगे, 8-10 फंक्शन मैनेज करना सर कोई नहीं कर सकता। तो बाबू ना तो आपके पास सारे के सारे फंक्शंस को मैनेज करने के स्किल्स हैं, और ना ही बेटा उस फैमिली के पास इतने रिसोर्सेस हैं कि आप हर काम को सोल प्रोवाइडर के पास सारे के सारे फंक्शन को मैनेज करने के स्किल तो है ही नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इतने पैसे भी नहीं है कि हर एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लो, हर एक एमपीए को अपॉइंट कर लो कि ज्यादा बिजनेस प्रोडक्शन मैनेज कर दे, मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर दिया, अरे भाई मार्केटिंग देख ले, वो करता ना तो खुद हर काम में एक्सपर्ट हो सकता, ना एक्सपर्ट को पे करने के कैसे, इसको बिजनेस चलता है बेटा एचक्यूएफ का, बस फिर वही बात है बेटा, राम भरोसे चलता है, ठीक है जी। वो बिजनेस जो चल रहा है बेटा बस वो राम भरोसे चल रहा है, मैनेजमेंट के स्किल्स तो लिमिटेड सही है ना, क्लियर है, डन। बाबू यहाँ पर एचयूएफ वाला टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाता है, कंसल्टेशन छोड़कर बैठे, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, आप सामने देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आधे से आधे बात खत्म कर दूंगा, कल जैसे एचयूएफ की थी उसका सिर्फ रेटिंग बनाना छोड़ेंगे, आओ जी समझते हैं आपसे बात। सोसाइटी की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए ना कम से कम लोगों की जरूरत होती है। एक और कंडीशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमेशा रजिस्टर्ड होती है, देखते रहना बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है, कम से कम मेंबर 10, और बेटा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम इसमें भी अनलिमिटेड लोग मेंबर हो सकते हैं, और बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। बाबू एक बात बताओ, कुछ चीजों के ना मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर फटाफट से रिवाइज करते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने, 2, मैक्सिमम 50। बाबू कल हमने पढ़ी थी प्राइवेट कंपनी, मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200। बाबू पब्लिक कंपनी पढ़ी थी कल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। बाबू कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब सुनना जरा आराम से, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 लोग चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड, और रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी ना 2 प्रिंसिपल्स पे काम करती है, 2 प्रिंसिपल हैं इसके।
बाबू फर्स्ट प्रिंसिपल इज एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, मतलब मिडलमैन को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरी बात म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। दो प्रिंसिपल है, क्या क्या बेटा, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन और म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, उससे काफी सारे फीचर क्लियर होंगे आपको। बेटा मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर को या कस्टमर को। ऐसा ही होता है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए होलसेलर को बेचे, होलसेलर ने गुड्स बनाए रिटेलर को बेचे, और रिटेलर ने गुड्स बनाए कंज्यूमर को बेचे। सर ऐसा ही होता है ज्यादातर। बाबू मैं एक बात बताता हूं आपको, आप एक कंज्यूमर हो, आपके घर में 5 मेंबर है। सर आराम से सुन लो एग्जांपल, आप एक कंज्यूमर हो, आपके घर में 5 मेंबर है और आप एक राशन खरीद कर लाते हो। और राशन में कुछ भी हो सकता है, चाय पत्ती हो सकती है बेटा, चीनी हो सकती है, पल्सेस हो सकती हैं, ठीक है ना, आटा हो सकता है, ये आप राशन खरीद कर लाते हो। बाबू आपका पर मंथ राशन का खर्चा है, लेट्स सपोज बात करते हैं 10,000 रुपए। बेटा ये 10,000 रुपए का राशन आप किससे खरीदते होंगे, रिटेलर से, होलसेलर से, या बेटा मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाते होंगे? ऑब्वियसली रिटेलर। गली मोहल्ले के आसपास कोई तो रिटेलर होगा, कोई तो प्रोविजन स्टोर होगा, जिससे आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करते होंगे या इकट्ठा भी बाय करते होंगे, तो करते तो सही होंगे। ठीक है जी, 5,000 या 10,000 रुपए का आपका एक खर्चा है। ठीक है सर, आपने क्या किया, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ढूंढ लिए जैसे आप हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, मान लो पैरामाउंट ट्यूलिप, ठीक है, 1000 फैमिलियां वहां पर रह रही हैं, लेट्स सपोज, ठीक है जी, और 1000 के 1000 कंज्यूमर मिल गए, सारी की सारी फैमिलीज मिल गई। इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम 10 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, हम ना कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड कर लेते हैं। सारे के सारे बेटा 1000 फैमिली के मेंबर मिल गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करा ली। ठीक है, हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड, 10 से ज्यादा मेंबर भी थे। बाबू आप सबने ना अपनी रिक्वायरमेंट बता दी अलग अलग कि आपको कितना कितना राशन खरीदना है। बेटा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, हर एक परिवार की अलग रिक्वायरमेंट है। एक ने बता दिया जी 10,000, किसी में फैमिली मेंबर कम है उसने बोल दिया जी 2,000, किसी में और कम है उसने बोल दिया 1,000, किसी में थोड़े ज्यादा है 5,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, डिपेंडिंग अपॉन द फैमिली मेंबर। बाबू रिसोर्सेस का पूल इकट्ठा हो गया, कहीं करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए और 4 फैमिलियों की रिक्वायरमेंट है राशन की, पूल इकट्ठा कर दिया। सर मान लो आप राशन खरीदने जा रहे हो 3 करोड़ रुपए का, और अब हर महीने 3 करोड़ का ही राशन आएगा। 3 करोड़ का राशन खरीदने जा रहे हो और हर महीने 3 करोड़ का ही राशन आएगा इन 1,000 फैमिली के लिए। सर मेरे को एक बात बताना, क्या ये ऑर्डर आप एक रिटेलर को प्लेस करोगे? फटाफट से बताओ, रिटेलर को ऑर्डर प्लेस करोगे 3 करोड़ रुपए का? नहीं, क्या करोगे? सर मैंने अभी बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 प्रिंसिपल पे काम करती है। प्रिंसिपल का नाम क्या है? एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन एंड वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। बाबू आपने मिडलमैन एलिमिनेट करने की कोशिश करी, ठीक है जी, एक मिडलमैन हटाया रिटेलर, एक मिडलमैन हटाया होलसेलर, आपने डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करी मैन्युफैक्चरर को, और बाबू आपने मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करके सीधा एक ही बात बोली 3 करोड़ रुपए का राशन आएगा, और सिर्फ इस महीने नहीं आएगा, पूरी उम्र आता रहेगा और हर महीने आता रहेगा। एक बात बताओ खुद ईमानदारी से, किसी भी मैन्युफैक्चरर को कैश अमाउंट मिल जाए 3 करोड़ हर महीने की, सर डिस्काउंट ऑफर करने को तैयार होगा कुछ ना कुछ? नहीं। अच्छा पहली तो बात यही होती है, चलो डिस्काउंट ऑफर करेगा ही करेगा, कैश मिलेगा 3 करोड़ इस वजह से तो करेगा ही करेगा। दूसरी बात, सर अगर आपने रिटेलर एलिमिनेट किया है, अगर आपने होलसेलर एलिमिनेट किया है, अगर आपने ये दोनों एलिमिनेट किए हैं, तो कुछ तो पैसा वैसे भी बचा लिया होगा। हर रिटेलर से महंगा ना खरीदते। एक चीज मैं बोलता हूं बेटा, कुछ भी समझ लो, लेट्स सपोज की बेटा किसी आटे की बात कर लो, एक आटे का बैग बेटा 20 kg का यहाँ से 600 रुपए का चलता है। बाबू ये अपनी दुकान पे 630 का बेचता है, ये अपनी दुकान पे 650 का बेचता है, आप 650 का ही खरीदते थे। अगर आपने इसको डायरेक्टली अप्रोच कर दिया, अगर ये आपको 600 का ना भी दे, 610 20 का भी दे दे, तब भी बचा रहे होंगे कि नहीं बचा रहे होंगे?
वो तो बचा ही रहे हो जो बचा रहे हो। इसके अलावा बेटा कैश पैसे देकर आपने 5% कैश डिस्काउंट की अलग डिमांड कर दी कि हर महीने 3 करोड़ रुपए नगद दूंगा, 5% कैश डिस्काउंट चाहिए। सर वो भी मिलती रहेगी, 15 लाख रुपए तो वो भी बचाते रहोगे। समझ में आ रही है सारी बात? सर क्या मिडल मैन एलिमिनेट हो गए? फटाफट से बताओ, क्या मिडल मैन एलिमिनेट हो गए? बिल्कुल हो गए। बाबू ये वेलफेयर ऑफ मेंबर कैसे होगा? ये तो समझ में आ गया कि मिडल मैन एलिमिनेट हो गए। मेंबर का वेलफेयर कैसा होगा? सर ये जो 15 लाख रुपए बचाकर लाए हो ना, ये जो डिस्काउंट के 15 लाख रुपए बचा के आए हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी ये पैसा खुद नहीं रखती, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता ही नहीं प्रॉफिट कमाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ही मोटिव है, प्रॉफिट नहीं कमाना, वेलफेयर ऑफ मेंबर सोचना। ये 15 के 15 लाख रुपए 1000 फैमिली में बांट दिया आपने वापसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पैसा कमाने के लिए नहीं बनती, इनका क्या मोटो है बेटा? वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। मेंबर का वेलफेयर सोचेंगे, जो कमाएंगे सब उनमें बांट देंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इधर देखना मेरी तरफ। बाबू मैं एक दो एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूं, आराम से समझते रहना। अच्छा एक बात बताओ, क्या बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने रहना कंपलसरी है? नहीं बेटा, यू आर फ्री टू ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू आर फ्री टू एग्जिट टू। बाबू उन 1000 फैमिली में से 2 फैमिली को ये लगता है कि जो भी पैरामाउंट में रहती है कि हम नहीं बनना चाहते आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर, यू आर फ्री टू एग्जिट। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आपको मेंबर बने रहना है। बाबू वॉलंटरी मेंबरशिप है, आपकी मर्जी है मेंबर बन जाओ, आपकी मर्जी है एग्जिट कर जाओ, हमारे साथ मेंबर बने रहने की कोई जबरदस्ती नहीं है। क्लियर है बात? ऑल ओके? और एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं, आराम से समझो ये भी बेटा। बाबू मान लो सेम एग्जाम्पल लेते हैं पैरामाउंट का ही, पर एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा। जो सिक्योरिटी गार्ड, जो चौकीदार रात को पैरामाउंट में आता है ना, हर फैमिली से बेटा 300 रुपए चार्ज करता है। ठीक है जी? कितनी फैमिलीज हैं? 1000। बाबू कितना पे करते हैं सारे के सारे? 3 लाख रुपए महीने के। 3 लाख रुपए महीने के। बाबू आप सबने ना फॉर्म कर ली, 1000 मेंबर्स ने बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। 1000 मेंबर्स ने मिलकर क्या किया बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली। आपको पता है प्रिंसिपल क्या है? 2 ही प्रिंसिपल है, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन और वेलफेयर ऑफ मेंबर। अब बाबू आप मेंबर्स का वेलफेयर सोच रहे हो, आपने क्या किया बेटा? सिक्योरिटी गार्ड रखे 20 ऑन सैलरी, सबकी सैलरी 10-10 हजार रुपए महीना, सबकी सैलरी 10-10 हजार रुपए महीना। बाबू कितने रुपए खर्च कर रहे हो? 20 सिक्योरिटी गार्ड 10-10 हजार रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना। पहले कितना खर्च हुए थे? 3 लाख रुपए महीना। बाबू और वो परमानेंट भी नहीं थे, ये आपने परमानेंट रखे हैं, वो भी सैलरी पे रखे हैं। ठीक है जी? तो उनका काम यही है, शाम को 8 बजे आ जाएंगे और बेटा सुबह 6 बजे तक ड्यूटी देंगे। 20 है बेटा। अब सोचो, पहले लिमिटेड चौकीदार थे, 300 रुपये हर घर से ले जाते थे, अब 20 हैं और पूरी की पूरी कॉलोनी गई हैं और कहीं जाना नहीं, 12-10 घंटे के लिए आपके पास आ जाएंगे और आपके पास ही रहेंगे। सब दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मेंबर्स का भला हो रहा है। 1 लाख रुपए फिर बच गए मेंबर्स के। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं आप। क्लियर हुई बात अभी तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात को। तो वो आगे बढ़ाते हैं बात को, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। बेटा आप ना भारत माता चौक पर आए, आज आपको एक ट्रेन पकड़कर कहीं जाना है दिल्ली, और आपने बेटा एक ई रिक्शा वाले को बुलाया और बोला कि मेरे को रेलवे स्टेशन तक जाना है। तो उसने कहा कि ठीक है ले जाता हूँ, चार्जेस 50 रुपये। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? मैंने कहा जी है ही नहीं मेरे पास कोई सवारी, स्पेशल आपको लेके जाऊंगा, पूरी रिक्शा के तो 50 ही रुपए हैं, वो तो आपसे ही लूंगा। तो वो आपने 5 मिनट वेट किया, इतने में एक और इंसान आ गया किसी गली से निकलकर, वो भी रेलवे स्टेशन जाना चाहता था। आपने उसको समझाया कि हम क्या करते हैं, ये रिक्शा को पूल कर लेते हैं, दोनों 25-25 दे देंगे। ठीक है, आपने पूल कर लिया, 25-25 दे दी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी नज़र में ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बस 2 फर्क है, ना तो यहाँ 10 मेंबर है, ना इसका रजिस्ट्रेशन हुआ।
पर्पस इसका भी वेलफेयर ऑफ मेंबर ही था। ठीक है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो बात अलग है कि 10 लोग चाहिए, वो बात अलग है कि रजिस्ट्रेशन चाहिए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाएं, चलो जी बाबू। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना शुरू करते हैं। बाबू ये वाला पैराग्राफ पढ़ना फटाफट से। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये पढ़ना। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब मैं अभी बताऊंगा आपको। पैराग्राफ डन बाबू। अगले पैराग्राफ की सिर्फ यहां तक लाइन पढ़ देना। The cooperative societies compulsorily required to be registered under the Cooperative Society Act 1912। अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कौन सा कानून लगता है? कोई भी नहीं। पार्टनरशिप के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013, पुराना नाम क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। एचयूएफ के ऊपर कल बताया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है जी बाबू। अब वो मुद्दा उठता है पहले फीचर का, लिखा हुआ है वॉलंटरी मेंबरशिप। अभी भी आया था कि वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब सर बड़ी बिल्कुल सिंपल सा मतलब, वॉलंटरी मतलब मर्जी है सर। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हो, यू आर फ्री टू ज्वाइन। और आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से एग्जिट करना चाहते हो, यू आर फ्री टू एग्जिट। किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि पूरे पैरामाउंट को कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने रहना जरूरी है। ऐसे कोई कंपल्शन है ही नहीं बेटा। बाबू अगर दो फैमिली ये कह दे नहीं जी हम आपने जो सिक्योरिटी गार्ड बुलाए हमें उन पर ट्रस्ट नहीं, हम तो अपने सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे जी, बुलाओ 300 रुपये महीना देते रहो, आपको हमारे साथ मेंबर बने रहने की कोई जबरदस्ती नहीं है। और किसी को लगता है कि हम आपके साथ राशन नहीं खरीदना चाहते, क्वालिटी बड़ी पुअर आती है, आप अपना राशन अलग खरीद लो। फ्री टू ज्वाइन, फ्री टू एग्जिट, कोई परेशानी नहीं है। पढ़ना फटाफट से। ठीक है जी आगे बढ़ाते हैं बाबू। सेकंड हेडिंग है लीगल स्टेटस। लॉजिक है, एक ही मिनट की हेडिंग है बाबू। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं है? अभी पढ़ा है। अच्छा कंपनी का जरूरी था कि नहीं था? था। कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी था, जिसको मैंने बोला था टेक्निकल भाषा में बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है जी। बाबू कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी। और रजिस्ट्रेशन से होता पता है क्या? हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है। और जहां कहीं सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाती है वहां लिमिटेड लाइबिलिटी भी आ जाती है। तीनों बातों की कसम खा लो। अगर रजिस्टर्ड हो गए वहां सेपरेट लीगल एंटिटी जरूर होगी, और जहां सेपरेट लीगल एंटिटी होगी ना वहां लिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी। ठीक है जी। कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी। सेपरेट लीगल एंटिटी समझते हैं, कंपनी अलग बात, मेंबर्स यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर बिल्कुल अलग बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल अलग बात, उसके मेंबर्स बिल्कुल अलग बात, और लाइबिलिटी भी लिमिटेड होगी। ठीक है जी बाबू हेडिंग दोनों घर से पढ़ लेना। ठीक है जी मेरे को खत्म कर लो इस मुद्दे को। आगे बढ़ाते हैं बेटा। कंट्रोल किसका होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर? लो जी मैं समझाता हूँ, इधर देखना। सर अगर 1000 परिवार है और अगर मैं एवरेज मान लूं बेटा 5 मेंबर हैं, 5000 लोग आपने मेंबर बना लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सर ये कैसे डिसाइड होगा किस दुकान से राशन खरीदना है, किस मैन्युफैक्चरर से खरीदना है? तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। सिक्योरिटी के लिए कौन सी कंपनी को पैसे देने हैं?
इसको रिक्रूट करना है, ये भी बड़ी परेशानी हो जाएगी। डिसीजन कौन लेगा? 5000 लोग बिठा लो एक जगह पे, ले लोगे डिसीजन? 4 लोगों में नहीं ले पाओ, 5000 में ले लोगे, कैसे लोगे फिर डिसीजन? इधर देखना बाबू, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम चूज करते हैं बेटा इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी को, मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बेटा छोटी मोटी संस्थाएं बन जाती हैं जो जागरण करा देती हैं। कई बार आपने बोर्ड देखा होगा, ऐसा नाम लिखा हुआ देखा होगा, कोषाध्यक्ष ये मतलब ट्रेजरर, ठीक है जी, चेयरमैन ये, इस अध्यक्ष लिखा होता है, ठीक है ना, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ठीक है ना, और सचिव ऐसे लिखे होते हैं ना बेटा ना, ऐसे देखा है ना आपने, कुछ और नहीं है बेटा। ये मैनेजिंग कमेटी जब बनती है तो ऐसे ही बनती है। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में बोल दिया 5000 लोगों को, जी हमें मैनेजिंग कमेटी बनाना चाहते हैं, हमें लेकिन 5 पोस्ट के लिए बंदे चाहिए, एक चेयरमैन चाहिए, एक वाइस चेयरमैन चाहिए, एक प्रेसिडेंट चाहिए, एक सेक्रेटरी चाहिए, एक ट्रेजरर चाहिए, 5 पोस्ट चाहिए हमें। जो कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है हैंड रेस कर लो। और 20 लोग सामने आ गए। हमने कहा कि ठीक है बाबू, ये सारे के सारे मेंबर्स वोट करेंगे, सारे के सारे मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट। आप कितने रुपए का राशन खरीद रहे हो, ये आपके, इससे आपके वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी कह रहा जी मैं 20,000 का राशन खरीद रहा हूँ, एक कह रहा मैं 5,000 का। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट। जिसने 20,000 रुपए का राशन खरीदा उसके पास भी एक वोट है, जिसने 5,000 का राशन खरीदा उसके पास भी एक वोट है, ठीक है जी। वो सब वोट करेंगे उन 20 लोगों के लिए, जिन 5 को हाईएस्ट वोट मिले उनको मैंने क्या किया बेटा, मैनेजिंग कमेटी में एंट्री दे दी। फर्दर डिसीजन के लिए 5,000 लोग नहीं मिलेंगे। कभी भी कोई डिसीजन लेना होगा मिलेंगे कितने लोग? सिर्फ 5, वही डिसीजन लेंगे। समझ में आ रहा है कंट्रोल क्या कौन करता है बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी को? इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। और कैसे इलेक्ट होती है मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल। आओ जी प्यारे बच्चों, फटाफट से इसको भी कंफर्म कर देते हैं, ठीक है बाबू। कंट्रोल में बस मैं वर्ड बढ़ा सकता हूं इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, बाकी बात आप घर से पढ़ लेना। आओ जी बेटा, लास्ट फीचर में लिखा है सर्विस मोटिव, मैंने पहले ही समझा दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट मोटिव नहीं, उसका मोटिव क्या है? वेलफेयर ऑफ मेंबर, अपने मेंबर को बेस्ट टू बेस्ट सर्व करना, सर्विस मोटिव है उसका, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जितने पैसे कमाती है किसमें बांट देती है? अपने मेंबर्स में बांट देती है, प्रॉफिट नहीं कमाती, रख नहीं लेती है अपने पास प्रॉफिट। आओ जी बेटा, मेरिट्स की बात करते हैं। पहली मेरिट पढ़ना, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, याद तो आ गया होगा बाबू। इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस कहता है एवरी मेंबर हैज अ सिंगल वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल। 20,000 का राशन लाने वाले के पास भी एक वोट है, 5,000 का राशन के पास भी एक वोट है, 1,000 के राशन वाले के पास भी एक वोट है। इक्वालिटी है वोटिंग स्टेटस में, क्लियर है? आगे बढ़ाएं बाबू। लिमिटेड लायबिलिटी, समझदार को इशारा काफी। अन्य सर सेपरेट लीगल एंटिटी है, रजिस्टर्ड है, लिमिटेड ही तो होगी लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं जी। स्टेबल एग्जिस्टेंस, बेटा क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कॉन्टिन्यूटी है? सर है, नाम से समझ में आ रहा है। स्टेबल एग्जिस्टेंस सर, जितने मर्जी मेंबर आ जाओ, जितने मर्जी मेंबर चले जाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद नहीं होगी। लॉ में एक प्रोसीजर दिया गया जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, बंद कराना है वही प्रोसीजर फॉलो करो, बंद तब होगी। मरने से, आने जाने से मेंबर के कोई फर्क नहीं पड़ता किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, जैसे कंपनी को नहीं पड़ता था, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ सर। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब इकोनॉमी सस्ता पड़ता है। मैंने बता दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेटा चीजें सस्ती क्यों पड़ती हैं, क्योंकि एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन के प्रिंसिपल पे काम होता है। जो मिडलमैन से खरीदते ही नहीं, सामान ही सीधा मैन्युफैक्चरर से खरीदने पहुंच जाते हो, सस्ता तो पड़ेगा ही, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए बाबू। मेरिट्स की लास्ट हेडिंग है, नहीं दो बचती हैं, एक हेडिंग है बेटा सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, सबसे काम की हेडिंग हो सकती है ये। बाबू कहता है गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। यार गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है?
देखो गवर्नमेंट का ना सपोर्ट करने का एक रीजन है, और आज आपको एक बेस्ट एग्जांपल भी मिल जाएगा, एक एक्स्ट्रा बात भी बता देते हैं। वो गवर्नमेंट पता है क्या कहती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कि यार मेरा मोटो है वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ मेंबर, आप मेरा ही मोटो लेकर आगे बढ़ रहे हो। मैं भी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, मैं भी अपने सिटीजन्स का वेलफेयर सोचती हूँ, मैं भी वेलफेयर ऑफ मेंबर सोचती हूँ, आप भी मेरा ही मोटो ले रहे हो, वेलफेयर ऑफ मेंबर सोच रहे हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को? बेटा सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देकर, सस्ते रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दे दो, सपोर्ट हो सकता है। वो इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवा दो, सपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। टैक्स माफ कर दो, सपोर्ट हो सकता है। वो लोन कम रेट पे दिलवा दो, सपोर्ट हो सकता है। और आपको बता देता हूं एक्चुअली में पैरामाउंट ट्यूलिप में जो बिजली आती है उसका रेट रूरल एरिया का लगता है, अर्बन का नहीं। रूरल इलेक्ट्रिसिटी का रेट लगता है, अर्बन का नहीं लगता। रूरल सस्ती है एज कंपेयर टू अर्बन। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाए बाबू। लास्ट हेडिंग मेरिट्स में है बेटा ईज ऑफ फॉर्मेशन। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना आसान है। सर देखो रजिस्ट्रेशन है, 10 मेंबर चाहिए, बन जाएगी 5-6 दिन में ही बन जाएगी। ये पब्लिक कंपनी की तरह बहुत कम्बरसम प्रोसेस नहीं है बेटा, जब 6-6 महीने मांगने पड़ते हैं आपको। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। तो वो लिमिटेशन की बात करते हैं और टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिमिटेड रिसोर्सेस, बताओ मुझे कुछ बताने हैं तो। कंपनी के कंपैरिजन में पैसे भी बहुत कम है, क्योंकि कितने परिवार आपके साथ जुड़ेंगे बेटा ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे डिसीजन ले रहे हो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सारे जुड़ेंगे पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड ही है, कंपनी जैसे तो नहीं है। देखो क्योंकि ना कंपनी प्रॉफिट के लिए भी काम करती है, तो लोगों का लालच भी बना रहता है कि कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करो, मेरे पे भी ऐसे बढ़ जाएंगे, तो वहां ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ क्या है, राशन ही तो खरीदना है, उन्हें लगता है 20-50 बच जाएंगे, छोड़ यार क्या करना कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन के, अपनी मर्जी से राशन खरीद लेंगे। क्लियर है बात? ओके बाबू। सेकेंड हेडिंग इज इनएफिशिएंसीज इन मैनेजमेंट। काम की बात बाबू, कहता है मैनेजमेंट में ना इनएफिशिएंसी है। बाबू इनएफिशिएंसी क्यों है मैनेजमेंट में? देखो एक बात बताओ, इलेक्शन होता है, नॉर्मल इलेक्शन की बात करते हैं, इंडिया में इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, ऐरा गैरा नत्थु कह रहा, या कोई है कि एमपी पास ही इलेक्शन लड़ सकता है? कोई भी लड़ सकता है, इवन लोग जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ लेते हैं। हालात तो पता ही है ना आपको। अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ रहा है और मैं कहता हूँ पब्लिक भी गधी वोट करी जा रही है और वो इलेक्शन जीत गया, क्या बेटा वो डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है उस सिटी के, उस एरिया की? नहीं कर सकता। समझो उसको काम कैसे कराना है। एक अनपढ़ आदमी इलेक्शन में खड़ा हो गया, आपने वोट करके उसको जिता दिया, उसको पता है काम कैसे करना है। पार्लियामेंट में अगर माइक सामने रख देंगे ना, एक वर्ड नहीं निकलेगा। जानते हो उस बात को, सब जानते हैं। सेम काम ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता होगा। 5000 लोग आपने मेंबर बना दिए, आपने कहा जी किस किसने मैनेजिंग कमेटी का पार्ट बनना है, 20 लोगों ने हाथ उठा लिया, 10 अनपढ़ भी थे उसमें। आप सबने वोट करा क्योंकि एक इंसान की थोड़ी शिक्षा भी ठीक है, आपने उसको वोट भी कर दिया, चल भाई वो इलेक्शन भी जीत गया, उसे भी नहीं पता काम कराएंगे कैसे। तो आप समझ सकते हो मैनेजमेंट कैसा रहता होगा। ऐरा गैरा नत्थु गारा भी तो आ जाता होगा मैनेजमेंट में। कैसा रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट, समझ सकते हो ना। जरूरी एक स्किलफुल इंसान, एक एमबी इंसान ही वो इलेक्शन में जीतेगा, ये भी कोई बात नहीं। जीत नहीं जाते थे लालू प्रसाद यादव जैसे लोग पुराने टाइम में, जीत ही जाते थे। लो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। बाबू 2 हेडिंग हो गई, थर्ड हेडिंग इज, एक सेकेंड करना टाइम क्या करता ना बाबू, रख रहे आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। 4 या 5 हेडिंग रहती हैं, कल देख लेंगे इसको, ठीक है जी। अभी आप हेडिंग्स लिखने वाला काम पूरा करके आना, ठीक है जी। ये हेडिंग्स भी लिख देना जो मैंने नहीं पढ़े, लिखना है बस, ठीक है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।